दिन था 14 मई 2015। राजस्थान के डांगाबास में दलितों पर हुई एक नरसंस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा घटनाक्रम जिसके अंदर 5 दलितों की बेरहमी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से कुचल कर हत्या कर दी गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये दिन उस समय के थे जब मैं खुद भी कॉलेज में हुआ करता था और छात्र राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव था। छात्र राजनीति के अंदर एक्टिव होने की वजह से जब इस घटना की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई तब हम भी राजस्थान के अजमेर के उस अस्पताल में पहुंचे जहां पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी और मोर्चरी के बाहर ग्रामीणों के द्वारा, आसपास के लोग और दलित सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। उस धरना प्रदर्शन के अंदर हम कई लोग रहे। लगातार लोगों का संघर्ष है वो कामयाब हुआ और उस दिन सीबीआई की जांच की घोषणा हुई। दरअसल आपको बता दें कि उसका वक्त बदलता रहा और आज आपको बता दें कि 2026 आ चुका है। 2026 के आज के दिन में इस घटनाक्रम का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि करीब 12 साल बाद इस मामले के अंदर कोर्ट की तरफ से 5 दलितों की नरसंस हत्या और कई लोगों के गंभीर मारपीट के मामले के अंदर कोर्ट के द्वारा आज फैसला सुनाया गया। लेकिन फैसले को सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि आखिर 5 समाज के, दलित समाज के 5 लोगों की अगर जान गई है तो फैसला भी कुछ ऐसा ही आया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। फैसला ऐसा आया है जो दलित समाज को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आज आपको बता दें कि मेड़ता की SC/ST स्पेशल कोर्ट के द्वारा इस मामले के अंदर सजा सुनाते हुए जो है सभी जो 40 आरोपी उस घटनाक्रम के अंदर बनाए गए थे उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। यानी एक भी आरोपी इस मामले में नहीं बनाया गया। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर जब एक भी व्यक्ति आरोपी नहीं था तो फिर उन 5 दलित समाज के व्यक्तियों की जान कैसे गई? आखिर क्या वजह रही होगी कि आपको बता दें कि करीब 12 साल पीड़ित परिवार कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, न्याय की उम्मीद लगाता रहा और आखिर में आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से इस तरीके का फैसला आया कि एक भी आरोपी, यानी 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 40 में से सबको बाइज्जत है वो बरी कर दिया गया। जांच भी सीबीआई के द्वारा की और लगभग आपको बता दें 80 से ज्यादा गवाह पेश करने के बावजूद भी सीबीआई कोर्ट के अंदर आपको बता दें कि इस मामले को साबित नहीं कर पाई कि आखिर दलित समाज की उन 5 व्यक्तियों की हत्या किसने की। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, मैं अक्सर ये बार बार कहता हूं कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब करने से किसी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ प्राप्त करने के लिए चप्पल घस जाती है। परिवार हमेशा आपको बता दें कि इंसाफ की लड़ाई अकेला लड़ता है। आंदोलन करने से कुछ मुआवजा की राशि मिल जाती है पीड़ित परिवार को। सरकार पर दबाव बनने की वजह से कोर्ट में जो पुलिस के द्वारा है वो जांच थोड़ी तेजी से बन जाती है, सीबीआई जांच हो जाती है। इस तरीके के फैसले जरूर हो जाते हैं लेकिन इंसाफ मिलने में बहुत लंबा समय लगता है और इंसाफ कोर्ट से मिलता है। कोर्ट के अंदर आज जो ये फैसला आया है, उससे पहले हाथरस का जो फैसला आया था, इस फैसले के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर 11 साल 12 साल दलित समाज के जो पीड़ित परिवार है, SC/ST एक्ट कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद भी 5 लोगों की हत्या होने के बावजूद में, यानी कि जिनका मर्डर हो चुका था, पुलिस उन लोगों को, जिनकी डेड बॉडी वहां पर थी, उनकी डेड बॉडियों को उठा कर अस्पताल लेकर गई थी, उन लोगों के बारे में भी कोर्ट के अंदर अभियोजन पक्ष, ये जो पुलिस है वो साक्ष्य एक तरीके से नहीं रख पाई कि उन लोगों की, 5 लोगों की जान किसमें गई। क्या यह भी SC/ST एक्ट का मामला झूठा था? अगर झूठा था तो वो 5 जो दलित समाज के लोगों की जान गई थी तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? कोर्ट को कम से कम देश के सामने यह भी रखना चाहिए था। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब हाथरस की बेटी के साथ यह घटनाक्रम हुआ और सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच की रिपोर्ट में आरोपियों को दोषी बताया गया लेकिन रिजल्ट क्या आया आप सभी इस बात को जानते हैं। आज मैं इस पूरे घटनाक्रम को एक बार आपको बता देता हूं क्योंकि राजस्थान के जो व्यक्ति है वो इस घटनाक्रम को अच्छी तरीके से जानते हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अक्सर मैं छोटे वीडियो बनाता हूं लेकिन आज वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि यह मामला अलग है। मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूं कि राजस्थान के डांगावास, जो कि नागौर जिले के अंतर्गत आता है, मेड़ता एक तहसील है उसके अंतर्गत ही आता है। डांगावास एक गांव है और अगर आप ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पे जाके डांगावास कांड है वो सर्च कर सकते हैं। आपको सारी घटनाक्रम उस समय की मिल जाएगी। BBC की रिपोर्ट में तो यहां तक कुछ लोगों ने कहा था कि दलितों को सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए ऐसा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं पूरा मामला 14 मई 2015 का है जब करीब 250 से ज्यादा लोगों की भीड़ ट्रैक्टर, पिकअप और मोटरसाइकिलों के साथ दलित समाज के घरों पर पहुंच जाती है और वहां पर उसका हमला कर देती है, जिसकी वजह से आपको बताने की कोशिश करें तो लगभग इन 200 लोगों ने दलित परिवारों को एक जो है निशाना बनाया। दलित परिवार के ट्रैक्टर से कुचला गया, उनके घरों को आग लगा दी गई। इस नरसंस घटना में दलित परिवार के 5
व्यक्तियों सहित कुल 6 लोगों की जान गई थी। 5 दलित समाज के व्यक्ति थे, एक अन्य व्यक्ति की भी है वो जान गई थी। मृतक परिवार को उस समय 25-25 लाख रुपए देने सहित कई मांगे हैं वो रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यही कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हुई, कई लोगों को अरेस्ट किया गया, 40 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई और आज 5 अगस्त 2026 को यह फैसला आया है, जिसके अंदर आपको बता दें कि सभी को बरी कर दिया गया, यानी 40 लोगों को जो बनाया गया था उनको सभी को बरी कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि उस दिन 6 लोग, टोटल 5 दलित समाज के और एक अन्य व्यक्ति की जान गई थी, तो आखिर उनकी जान लेने वाला कौन था, उनका दोषी कौन था, ये कोर्ट के सामने भी सवाल होगा। लेकिन यहां पर कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि जो 40 आरोपी बनाए गए थे उनको बरी कर दिया गया और इस मामले के फैसले के आने के बाद पीड़ित परिवार की तरफ से यह कहना है कि वो इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 11 साल 12 साल के बाद ये फैसला जो आया है वो डांगावास जैसे नरसठ और राजस्थान का सबसे बड़ा कांड, यानी पिछले 15-20 सालों की अगर देखें तो राजस्थान का दलित अत्याचार का सबसे बड़ा कांड रहा। उस समय की सरकार आपको बता दें कि इसकी वजह से हिल गई थी, पूरी बीजेपी और कांग्रेस यहां तक हिल गई थी और तमाम चीजें सब कुछ होने के बावजूद भी आज जब यह फैसला आया तो कहीं ना कहीं यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि दलित समाज के मामलों के अंदर जब इतने बड़े, जिसपे 5 लोगों की जान गई, उसमें भी आपको बता दें कि अगर इस तरीके का फैसला आ सकता है तो जो दलित समाज पर होने वाले शोषण है, जुल्म है, ज्यादती है, क्या उन मामलों में एफआईआर के ऊपर एफआईआर नहीं लग सकती या फिर उनके अंदर जबरदस्ती राजीनामा नहीं करवाया जा सकता, डरा धमकाकर आपको बता दें कि मामलों को झूठा नहीं करवा दिया जाता। ये तमाम चीजें इस बात को यह भी जस्टिफाई करती है कि सरकार के द्वारा भले ही SC/ST एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया गया, लेकिन जब आप मजबूती से कोर्ट के अंदर इसकी पैरवी नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर आपको बता दें कि इस मामलों को नहीं रख सकते, फैक्ट नहीं रख सकते, तो फिर आपको बता दें कि इस कानून के क्रियान्वयन के ऊपर भी सबसे बड़ा सवाल है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले जब ये घटनाक्रम हुआ था, जिस समय उस समय से 2015 के अंदर ये घटनाक्रम हुआ था, उस समय से लेकर अब तक का शायद भारत के अंदर, या खास तौर से मैं राजस्थान का तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ा कांड था। और उस समय जो आपको बता दें कि जो लोग राजनीति करते थे, सामाजिक संगठन थे, उन लोगों को इस घटनाक्रम के बारे में एक को पता है कि, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बावजूद भी यह घटनाक्रम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर 3-4 दिन बाद 18 तारीख को आया था, 18 मई को। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो तारीख याद है, क्योंकि मैं उस समय एक छात्र संगठन का है वो प्रतिनिधित्व करता था, एक छात्र नेता के रूप से आपको बता दें कि मौजूद था। और उस छात्र नेता के तौर पर जब ये घटनाक्रम मेरे सामने आया तब हम भी अपने साथियों के साथ है अजमेर पहुंचे थे और पीड़ित परिवार के साथ आवाज उठाने का काम किया था। सभी जो हमारे अगवा करने वाले लोग थे उनकी तरफ से मांग रखी गई थी, डेड बॉडी हमारी आंखों के सामने रखी हुई थी और धरना प्रदर्शन चल रहा था लोगों का। मोचरी में डेड बॉडी के समय ये मांग थी कि सीबीआई जांच इस मामले के अंदर होनी चाहिए और आखिर में सीबीआई जांच भी हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन आज जब कोर्ट की तरफ से 11-12 साल बाद फैसला आया तो सभी 40 अपराधियों को बरी कर दिया गया है। ये अपने आप में 2 बड़े सवाल खड़ा करता है, क्या दलितों को इस देश के अंदर इंसाफ मिलता है? दूसरा बात यह है कि अगर SC/ST के इतने बड़े मामले के अंदर आरोपी बाइज्जत बरी हो सकते हैं तो फिर क्या दूसरे जो छोटे छोटे मामले होते हैं उनके अंदर कभी आरोपियों को सजा मिलेगी? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ऊना का जो कांड हुआ था जिसके अंदर गुजरात की सरकार हिल गई, बहन मायावती जी उस समय गई, राहुल गांधी गए, अरविंद केजरीवाल गए, तमाम बड़े नेता उस समय पहुंचे, जिग्नेश मेवाणी जिस कांड की वजह से विधायक भी बन चुके हैं 2 बार, उस मामले के अंदर भी कई सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। मतलब उस मामले में जिनकी वीडियो फुटेज पूरे देश के अंदर चली, जो है ऊना के किस तरीके से उन दलित बच्चों को पीटा गया था, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी बुजुर्गों की, दलितों की, ऊना का वो कांड भी सबको याद होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा उन सभी को बरी कर दिया गया था। और आज डांगाबाज का कांड भी बरी कर दिए गए हैं, हाथरस का कांड भी बरी कर दिया गया। देश के बड़े जितने भी मामले रहे वो सब। और आपको मैं एक और बताना चाहता हूं कि आप डांगाबाज कांड सर्च करके वीडियोज में जाएंगे तब आपको आज से 3-4 साल पहले का मेरा ही एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया, वो आपके सामने आएगा, जिसके अंदर मैंने जो मटकी वाला कांड हुआ था, जालोर का सुराना वाला, उस समय वो वीडियो शूट किया था। उस समय में मैंने यही कहा था कि कोर्ट में इंसाफ पाना इतना आसान नहीं है जितना धरना प्रदर्शन करना आसान होता है। धरना प्रदर्शन करना, सरकार पर दबाव बनाना, मुआवजा राशि मिलना, ये एक बात होती है, अलग बात होती है, लेकिन असलियत के अंदर जब कोर्ट के अंदर से फैसला आता है वो बहुत कुछ बदल जाते हैं। और जितने सालों के अंदर आता है तब तक तो आपको बता दें कि इंसाफ की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं टूट जाती है। और 12 साल बाद जब इस तरीके के फैसले आते हैं तो वो अंदर तक झकझोर देते हैं क्या देश के अंदर कानून व्यवस्था, पीड़ितों के, शोषितों के इंसाफ का। क्योंकि इस मामले के अंदर दोषी कौन था या गुनहगार कौन था, इससे सवाल सबसे बड़ा है कि 5 दलित समाज के व्यक्तियों सहित 6 लोगों की जान गई थी। उन 6 नसर्स जिन लोगों की हत्या हुई थी उस मामले के आखिर दोषी कौन है, किन लोगों ने उनकी हत्या की? क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता कानून व्यवस्था के ऊपर? और दूसरा सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर इस मामले के अंदर इतनी सीबीआई जांच हो गई, जो लोकल पुलिस थी उसके द्वारा भी जांच कर दी गई, तो आखिर फिर
आरोपी गए तो गए कहाँ? ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इन सवालों के जवाब कोर्ट को भी जब फैसला ऑर्डर है वो जारी किया जाए तब है वो रखना चाहिए, क्योंकि इतने साल लगे पुलिस को और जांच का आदेश देकर उस मामले में 1-2 साल और जांच की जा सकती थी। और कम से कम आपको बता दें कि देश की जनता को यह पता तो चलना चाहिए था कि आखिर उन 5 लोगों की हत्या हुई तो वो आखिर हुई किस वजह से, ये कम से कम कोर्ट के सामने आना चाहिए था। ये पूरा मामला जब सामने आया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि कोर्ट का पूरा डिटेल वो जजमेंट सामने आया, उसके बाद मैं भी अपने आप में सोचने के लिए मजबूर हूं। और मैं तो अक्सर ये बात कह रहा हूं कि किसी का आंदोलन करने से, धरना करने से, प्रदर्शन करने से जो है दलितों को इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि दलित हमेशा पीड़ित होते हैं और पीड़ितों का जो आवाज उठाने वाली होती है वो सरकार होती है। अभियोजन पक्ष उसकी पैरवी करता है, वो ना तो आपको न पुलिस इतनी एक तरीके से अच्छे से जांच कर पाती है, ना साक्ष्य जुटा पाती है। और कोर्ट के अंदर जब आपके पास एविडेंस नहीं है या आपके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर आप चाहे कितना ही आपके साथ गलत हुआ है, सही हुआ है, वो सारी चीजें वहां पर बाद में अधूरी रह जाती है। कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न चिन्ह है वो छूट जाते हैं और उनका कभी जवाब नहीं मिलता। यही आपको बताता है कि डांगाबाज कांड बताता है, यही ऊना का कांड बताता है, यह हाथरस का कांड बताता है कि कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष की तरफ से कमजोर पैरवी की वजह से आज इस तरीके के फैसले आते हैं। और आपको बताते हैं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फॉलो करें या सब्सक्राइब करें, मैं आपसे यही कहूंगा कि शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि 5 लोगों की जान की कीमत में भी सभी आरोपी बरी हो जाते हैं। पूरे के पूरे 5 लोग, 6 लोगों की जान जाना, कई लोगों के उस समय घटनाक्रम को एक तरीके से होना जिसके ऊपर कई पत्रकारों ने किताबें लिख डाली, इतने बड़े कांड के ऊपर भी इस तरीके की घटना अपने आप में अंदर तक झकझोर दी।